हेलो हेलो हेलो। देखो भाई, लगातार कंटिन्यूअस मेहनत ही सफलता दिलाती। एक दिन में धुआंधार मेहनत कभी सफलता नहीं दिलाती। रोज रोज थोड़ा थोड़ा करिए, सफलता मिलेगी। कल मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं 1 घंटे 40 मिनट का ही लेक्चर दिया था आपको। और मैं जब लेक्चर आपको दे रहा हूं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। मैं अगर चाहूं तो थ्योरी पढ़ा के छोड़ दूं, और आप भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्वेश्चन पार्ट स्किप कर दो, थ्योरी पढ़ लो। मैं इतना क्वेश्चन आपको करा रहा हूं कि आपको दूसरा क्वेश्चन कहीं से करने की जरूरत ना पड़े, पूरी प्रैक्टिस यहां पे हो जाए, पूरे अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत सारे आपको करा रहा हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हर साल एक सवाल आया, लगभग लगभग। अगर मैं पिछले 20 साल के सवाल उठाऊं, 80 सवाल क्वेश्चन अगर पिछले 20 साल में आए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम 25 आए हैं। 20 साल में 20 क्वेश्चन आए ही हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, 18-20 तो आ ही आए हैं। और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं एक थोड़ी सी बात की वजह से। रोटेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाते समय मैंने बोला 100% क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको देखने को मिलेगा ही। ये मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, 100% किसी चीज की गारंटी नहीं होती। मैं बहुत मेहनत से आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन ये बोल देना कि 100% वहीं से आएगा, ये ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्योंकि ध्यान समझिए कि वो कुछ भी बना सकता है ना, जरूरी तो नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल आ ही जाए। मेरे बोलने का मतलब बस इतना था कि अगर आपके पास लास्ट के 3 महीने बचे हैं और आप पहाड़ जैसे 30 चैप्टर फिजिक्स में और 30 केमिस्ट्री में, 30 बॉटनी जूलॉजी में कवर करना चाहते हो, या फिजिक्स के 30 चैप्टर देखो, तो लास्ट के 3 महीने में मतलब आपको 2 दिन में रोटेशन खत्म करना है, 2 दिन में फ्लूइड खत्म करना है, 2 दिन में ग्रेविटेशन खत्म करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट के 3 महीने भी नहीं है आपके पास, 60 दिन ही है, उसमें भी आपको रिवीजन करना है। तो आपको सबसे ज्यादा किस पर सवाल बनते हैं उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कहने का मतलब था। लेकिन बेटा सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, बहुत कलम खींचना पड़ता है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, और आपके हर तरह के सवालों के लिए रेडी होना पड़ता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन से आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि 2 सवाल ऐसा है जिसको मैंने शायद पढ़ा ही ना हो, लेकिन अब इसका यह मतलब होगा कि वो सवाल कहीं नहीं पढ़ाया जाता। मगर ऐसा अगर हुआ कि वो सवाल मैंने नहीं कराया है और अजीबो सा सवाल आ गया, जैसे सरफेस टेंशन का सवाल था, तो नहीं कराया। लेकिन 99% चांसेस है कि सवाल आते हैं, जैसे 25 में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आया था, तो उसे आ सकता है। ठीक है, तो आई एम सॉरी, प्लीज आप उस बातों गलत मतलब मत लीजिएगा कि वहीं से ही आएगा। नहीं बेटा, ये नीट का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप देखिए 10 साल के सवाल, फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, टॉर्क बराबर अल्फा, इससे बहुत सवाल पूछे। तो इस तरह के सवालों की आपकी प्रैक्टिस करना चाहिए। सवाल सिलेबस सही आता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन एक आध दो ऊपर नीचे कुछ भी अजीब सा हो सकता है। धन्यवाद। तो प्लीज यूट्यूब पे भी इधर से कट करके वीडियो डाल देते हैं, प्लीज ऐसा मत करिएगा बेटा, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। और ये भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालना है, और प्लीज मत डालना, नहीं तो स्ट्राइक भी डल सकता है। बहुत प्यार से बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो, तो मिशन 100 ग्रेविटेशन लेक्चर 2, आज का जो हमारा गोल है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि मान लो एक सॉलिड स्फीयर है मेरे पास। सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो उसके सेंटर से लेके सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके सर, नो इशू, हमें दिख रहा है। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इसका ये सेंटर है, ये सॉलिड स्फीयर की रेडियस है, मुझे इसके सेंटर पे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो जैसे सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंटर पे ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? 0 एट सेंटर। एट सेंटर, मानते हो कि नहीं? निकाला है यार। अगर अंदर में किसी पी पॉइंट पे, मान लो यहां पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड देखना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे सॉलिड स्फीयर के अंदर, और सुनो मैं एक जोरदार एमआर स्टार दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, और इसको लिखना, एमआर स्टार बॉक्स बना के इसको लिखना, जोरदार एमआर स्टार दे रहा हूं, जोरदार एमआर स्टार दे रहा हूं। और इसको अगर तुम ड्रॉपर हो या 12th वाले हो तो रिलेट करके विजुअलाइज करना कि कितनी बड़ी चीज है ये। ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो, 5 तरह की फील्ड किसी भी सॉलिड सोर्स के अंदर, मतलब अंदर में सोर्स है, सॉलिड है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड मास की वजह से आता, अंदर में मास है, अगर चार्ज अंदर में होता तो उसके अंदर में जो फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से डिस्टेंस होता है। अब किसी भी सॉलिड में जरूरी नहीं कि सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, थिक सीट, कुछ भी अगर सॉलिड है तो उसके अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड,
उसके सोर्स के अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस बढ़ाने पे फील्ड बढ़ती है। इसको मास्टर बॉक्स बना के लिखो। फिर से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। थिक मतलब थिक सोर्स के अंदर सेंटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे अगर मैं तुमसे फील्ड पूछूं तो फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, मतलब स्मॉल आर ऊपर होना चाहिए। और स्मॉल आर कहां से मेजर कर रहे हैं? सेंटर से। इनटू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, ये है तुम्हारा इनसाइड फील्ड। अगर मैं तुमसे सरफेस पर पूछूं तो सरफेस पर तुम लिखोगे जी कैपिटल एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर एट सरफेस। सरफेस पर तुमने फील्ड निकालते समय पूरे मास को सेंटर पर मान के यहां पे निकाल लिया। वैसे एक और चीज देख सकते हो सर, अंदर में सेंटर से लेकर सरफेस तक ये फॉर्मूला वैलिड है ना? हाँ, तो इसी फॉर्मूला में अगर सेंटर से मैं सरफेस पर निकालना तो सेंटर से स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर डिस्टेंस पे आ गया। हाँ, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो। अगर स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दोगे यहां पर, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे तो कैपिटल आर से कैपिटल आर क्यों कटेगा? देखो ना, स्मॉल आर को कैपिटल रख दो। इफ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, मतलब ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो सरफेस पे नहीं पहुंच गया। हाँ, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर रखो, तो कैपिटल आर बटा कैपिटल आर क्यों कट के आर स्क्वायर आएगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। अब चमका कि नहीं चमका? अब देखो नेक्स्ट, कहीं भी आउटसाइड पॉइंट पर, मतलब बाहर में, आउटसाइड आउटसाइड कहीं बाहर में, अब कहीं बाहर में यहां पे तुम फील्ड निकाल रहे हो यहां पर, तो यहां पर फील्ड निकालने के लिए पूरे स्फीयर के मास को सेंटर पे मान सकते, तो सेंटर पे पॉइंट मास मानोगे तो वहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर, तो ये आएगा जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो हाँ की? पहली स्लाइड पे एकदम मजा आ गया तो बता दो, कमेंट करके आग लगा दो, एकदम आग दिखना चाहिए सर। फर्स्ट स्लाइड फायर। अब इसका मैं ग्राफ बना रहा था, तो ग्राफ कैसे बना रहा था सर? देखो, सेंटर पे फील्ड आपकी हो जाएगी जीरो। हाँ, तो सेंटर पे फील्ड कितनी हो गई? जीरो। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ता जाएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब तक होगा? जहां तक ये फॉर्मूला वैलिड है, सरफेस तक। सरफेस तक जाके फील्ड कितना हो गया? जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद बाहर में ये फॉर्मूला वैलिड होगा, बाहर में जी एम बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बने। अब इसी चीज में, इसी स्लाइड में मैं काम करता हूं। ये सॉलिड स्फीयर था। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। हाँ, इंटेंसिटी वैसे क्या होता है सर? इंटेंसिटी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मास पर लगने वाला बटा उस मास से डिवाइड कर दो, ये आता है। ठीक है, ओके। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं स्लाइड को। सर क्या कॉपी करके क्या साबित करना चाहते हो? आपके पास टेक्नोलॉजी है? यस। अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मैं यहां पे सॉलिड स्फीयर हटा के सिर्फ अर्थ कर दूं और मैं लिखूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, तो इसमें क्या गलत है? अर्थ इज नियरली स्फीयर, तो अर्थ स्फीयर ही तो है। तो मैं तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ का पढ़ा दिया, खत्म। सर ये अर्थ, हाँ ये कैपिटल है मास ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ। सर डिट्टो सेम, यस, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सर आपके पास टेक्नोलॉजिया है? हाँ, कंसेप्ट का भी टेक्नोलॉजिया है। सर वाह गुरुजी, अभी नहीं, अब सुनो, मैं इसको एक बार और कॉपी करता हूं। सर जी नहीं, हम कैसे करेंगे? एक बार और कॉपी हो गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे करेंगे? तो देखो, तुमको नहीं करना, तुम वहीं पे अर्थ काट के स्लैश सॉलिड पर लिख लेना, ठीक है, वो मत करना। अब आगे देखना, सुनना, अब समझने की कोशिश करना मैं क्या जादू करता हूं, देखना मैं जादू क्या कर रहा हूं, देखना। मैंने कॉपी कर लिया, हाँ, ये सब मिटा देता हूं, ये सब मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं, और ये सारी चीजें एज इट इज रहने देता हूं। ये सारी चीजें एज इट इज आपने पढ़ी थी अभी? हाँ सर पढ़ी थी। अब मैं टॉपिक लिखता हूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ सरफेस के आसपास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल। एक्सीलरेशन क्या होता है सर? फोर्स बटा मास। ये चूंकि ग्रथ के वजह से लगने वाला फोर्स है, इसलिए इस एक्सीलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई खास बात नहीं है। ये वही नॉर्मल एक्सीलरेशन है, फोर्स बटा मास। ये रहेगा आपका फोर्स बटा मास। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स और उसी के मास से डिवाइड कर दोगे, तो क्या यही तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी था? तो जी और आई में क्या फर्क है? क्या फर्क है? कुछ नहीं। आई क्या होता है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। और एक्सीलरेशन क्या है सर? फोर्स पर यूनिट मास। हाँ, अभी देखो तुम पढ़ोगे तो मजा आएगा। ये है तुम्हारा अर्थ, हाँ सर ये मेरा अर्थ, इसका मास एम है, रेडियस आर है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? ये इसका रेडियस है और इसका मास है। अगर मैं इसके सेंटर से सरफेस तक जाता हूं, वहीं पे एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रख देता हूं एट सरफेस। मैं यहीं पे एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रख देता हूं।
अब इस दोनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स बताता हूं, मतलब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स होता है जी, अर्थ का मास मैं सेंटर पे मान सकता हूं कैपिटल एम स्मॉल एम नॉट बटा, मुझे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर ही चाहिए था, तो अर्थ सरफेस पर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स बटा इसी ऑब्जेक्ट का मास, फोर्स बटा मास ही तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो फोर्स हो गया जी कैपिटल एम एम नॉट बटा, अच्छा एक मिनट और, एक गलती हो गई यहां पर, गलती क्या हो गई, क्या पे रेडियस कैपिटल आर आना चाहिए था, अर्थ सरफेस देखो कितने डिस्टेंस पे, आर पे, तो लिखोगे तुम जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर बटा एम नॉट से एम नॉट कट गया, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर क्या है, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यही तो मैं तुमको कह रहा था, कहाँ है अर्थ सरफेस, ये है सर सरफेस, तो एट सरफेस तुम्हारा जो फील्ड इंटेंसिटी है वही एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी नहीं। ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ अर्थ, आर क्या है रेडियस का होल स्क्वायर, देखो जी एम बाई आर स्क्वायर। सर जी एक मिनट, हाँ बता एक मिनट, लेकिन सर जी एक मिनट, हाँ एक मिनट बता ना भाई, एक मिनट बता ना, एक मिनट बता, लेकिन सर जी एक मिनट, तो वही टॉपिक है पिछला, तो क्या वादा किया था वो तो निभाऊंगा ना करूं, ये मेरी खासियत है। कोई पूछे बताना हिमांशु सर की क्या खासियत है, तो टॉपिक कम पढ़ाते हैं और सबको रिलेट करके कंसेप्चुअली क्या करते हैं, सबको समझा देते हैं बहुत सारी चीजों को। ये सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस यही आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, सही है। तो सर इसका मतलब मान लो इसी एम नॉट मास को मैं अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे रखता हूं, अब मैं इसी जहां पे अगर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछूं तो क्या होगा, तो ये होगा जी एट आर डिस्टेंस, ये है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एसिलेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ की वजह से, मतलब अर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स बटा उसी का मास से डिवाइड करेंगे, तो जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, एट आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर। सर तो यहां से अंदर में स्मॉल आर डिस्टेंस पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछे तो ये है एट आर फ्रॉम सेंटर, एट आर फ्रॉम सेंटर, बट ये आर कहां है, कैपिटल आर से छोटा है, मतलब इनसाइड पॉइंट है, ये इनसाइड है और ये तुम्हारा आउटसाइड है। अब बताओ कुछ नया लगा क्या, सर एग्जाम में एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ भी पूछते हैं डिस्टेंस के साथ, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मॉड डिस्टेंस के साथ बनाओगे तो यही ग्राफ बनेगा। सर ये मॉड क्यों लिया, मॉड मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अर्थ इसको किधर खींचेगा, अपनी तरफ, तो इसकी डायरेक्शन तुम डाउनवर्ड बोलोगे, पोजीशन वेक्टर तो आगे है, तो यहाँ पे माइनस भी लगाते हैं, माइनस क्योंकि अंदर की तरफ डायरेक्शन, इसीलिए अगर तुम एकदम ही जी वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। अब इस ग्राफ में तुमको क्या समझना है अलग से बता, यही तो ग्राफ है, डायरेक्शन सर नहीं आया, डायरेक्शन कैसे नहीं आया, मैंने तुमको बोला था इस एम मास का फील्ड अंदर की तरफ होता है, तो आर डिस्टेंस पर आगे जाके देख लो अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ की डायरेक्शन को बता रहा है माइनस, लेकिन तुम डायरेक्शन अलग निकालोगे, वैल्यू फॉर्मूले से देखोगे, डायरेक्शन बुद्धि से वैल्यू फॉर्मूले से, एट अर्थ सरफेस, खत्म, टॉपिक ही खत्म एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब इसके वेरिएशन से सवाल कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे, इसके वेरिएशन से सवाल कैसे बनते हो हम देखेंगे, अभी अभी और समझाऊंगा मैं, लेकिन तुम कंसेप्चुअली जो सबसे लंबे समय तक तुम्हारे दिमाग में हिट रहेगा क्या वो ये याद रहेगा। अब आओ आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, चलिए अर्थ सरफेस से अर्थ के सरफेस पर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आई, तो सुनो समझो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा अर्थ है जिसका मास है रेडियस है, इसके सरफेस पे कोई एम नॉट मास रख के छोड़ूंगा ना तो इसको कितना एसिलेशन मिलेगा, तो फोर्स बटा मास, हाँ तो वही तो एसिलेशन आ गया, जी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बटा कैपिटल आर का होल स्क्वायर, जहां पे एम है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और जी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो यही चीज उठाया मैंने, जी एम बाई आर स्क्वायर इज जी नॉट, दैट्स इट, खत्म, जो फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर था वही एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट, मतलब जो अर्थ है या मून है उसका मास ऑफ प्लैनेट बटा रेडियस ऑफ अर्थ का प्लैनेट का होल स्क्वायर, ये है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रीजन बताओ क्यों नहीं डिपेंड किया, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड क्यों नहीं किया, सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे इसलिए डिपेंड नहीं किया, जब फोर्स लिखा था उसमें भी एम नॉट आया था, और जब एसिलेशन निकालने के लिए फोर्स बटा मास किया था तो एम नॉट से एम नॉट कट गया था। मतलब ये है कि अर्थ के सरफेस पर मैं पेन छोड़ू या पेपर छोड़ू दोनों एक साथ एसिलेट होगा वैक्यूम में, वैक्यूम बोल दिया, एयर फ्रिक्शन नहीं लोगे तो एयर फ्रिक्शन तो अलग अलग लग सकता है, मतलब एक एवरेस्ट पर जाके
एवरेस्ट की चोटी से जाके एक चूहा को और एक हाथी को धक्का मार दूं तो ग्राउंड पर दोनों एक साथ आएंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ये नहीं करता। ओके, क्या यहां से बोल सकता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, या किसी और प्लेनेट का देख रहे हो तो प्लेनेट का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं मास को कांस्टेंट ले लूं तो सर अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मास रख के जितना बड़ा रेडियस करोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, ये जो जी नॉट है में जी बटा आर स्क्वायर रहने देता हूं, अर्थ के मास को क्या लिख सकता हूं डेंसिटी के टर्म। तो मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सॉरी मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को रो रहने तो वॉल्यूम को लिख सकते हो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्या ये इक्वेशन मास को लिख सकते हो? हाँ, तो जी बटा आर स्क्वायर मास की वैल्यू डेंसिटी और वॉल्यूम में रख दो, तो रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहां से आप ध्यान से देखोगे तो आर क्यू और आर ये कट के आ जाएगा आपका आर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया 4/3 पाई जी रो आर। ये देखिए ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है? बताओ तुम्हारे दिमाग पे लोड पड़ा थोड़ा भी और टॉपिक कवर हो गया। बिना लोड के तुमने कवर कर लिया कि नहीं कर लिया ये बताओ, बिना प्रेशर के तुमको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? आर के प्रोपोर्शनल। जब तुम्हारा प्लेनेट की डेंसिटी कांस्टेंट दिया हो, तो जैसे दो प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपेयर करे और बोले कि दोनों की रेडियस सेम है, तो जब रेडियस सॉरी डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी सेम के टर्म्स में सवाल हो ना, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है देखो। और यहां पे अगर मास के टर्म से सवाल हो तो देखो जी के फॉर्मूले में आर स्क्वायर नीचे है, तो ये तुमने बोला जी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कब लगाओगे ये? तो जी के फॉर्मूले में आर स्क्वायर नीचे तब है जब मास को तुम कांस्टेंट लो, और जी के फॉर्मूले में सामने आर तब है जब तुम्हारा डेंसिटी का टर्म। बाकी सब तो ऐसे ही कांस्टेंट है, 4/3 पाई जी रो तो कांस्टेंट है। तो ये बात बस आपको ध्यान रखना है बस। अब इसमें परसेंटेज चेंज पे अगर सवाल पूछता है तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि देखो जी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाई आर हो गया। अगर स्मॉल परसेंटेज चेंज है तो ये मैं तुमको परसेंटेज की जो वीडियो डाली थी उसमें सिखाई थी, क्या डेल्टा जी बाई जी छोटे चेंज के लिए जीएम तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा -2 डेल्टा आर बाई आर। अगर मास कांस्टेंट है तो मास को क्या ले लिया हमने कांस्टेंट, तो डेल्टा जी बाई जी -2 डेल्टा आर बाई आर 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, तो हो गया खत्म। अर्थ सरफेस की बात हो गई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये तो हमें पहले ही समझ आ गया था, तो आप दोबारा क्यों बताए? दोबारा बता दिया क्योंकि टॉपिक नया है तो बताना पड़ेगा। अच्छा चल, इसमें एक एमआर स्टार और बताते चलता हूं, ठीक है? ये देख, जी इंटू कैपिटल एम बराबर जी नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये क्या है? इसी को तो लिखा आपने, आर स्क्वायर को यहां ले गया तो जी एम बटा जी नॉट आर स्क्वायर। हाँ, इसको याद रख ले। ये कन्वर्जिंग फैक्टर पूरे ग्रेविटेशन में कम से कम थ्योरी पढ़ते समय 20 बार, सवाल सॉल्व करते समय 20 बार यूज होगा। याद रखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है तुम्हारा मास ऑफ प्लैनेट, ये है तुम्हारा मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, और आर है रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। इसको कह सकते हो रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। जी कैपिटल एम बराबर जी नॉट आर स्क्वायर। ये कोई अलग से थ्योरी नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है, मैंने इसको तोड़ के निकाला है क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है। क्लियर? चलो अब बताओ इस पे सवाल कैसे फ्रेम किया जा सकता है? तो सवाल कैसे फ्रेम किया जा सकता है आप बताओ। नहीं तू बता, तू सोच सवाल कैसे बन सकते हैं। तो तुमसे ऐसे सवाल पूछेगा कि दो प्लेनेट है, उन दोनों का मास सेम है, तो उनके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा? तो उनका मास सेम है, जी तो उनका सेम ही होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दो प्लेनेट है, उनकी डेंसिटी का रेशियो दे दे और रेडियस का रेशियो दे दे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो पूछे, तो डेंसिटी का रेशियो दे दिया मतलब रो दिया और आर दिया, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रो के टर्म्स में सवाल पूछा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अर्थ सरफेस, तो ये लगाओगे और बाद में अब आ गया। अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एट हाइट h, एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करिए, अर्थ सरफेस से h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करिए। तो ये अर्थ सरफेस लिया हमने, हाँ सर लिया, बहुत सुंदर अर्थ सरफेस लिया, ये आपका अर्थ है। इसके सरफेस से h हाइट ऊपर m नॉट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। सर सरफेस से हाइट क्यों दे रहे हो? हमें तो पता है ना कि अगर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस है तो यहां पे i की वैल्यू जो है सेंटर पे पूरा मास मान के लिखेंगे वही g होगा,
तो यहां से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा gm बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। एकदम सही है। एकदम सही है। लेकिन यहां पे सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, हाँ, और सरफेस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस एच, तो स्मॉल आर को क्या कैपिटल आर बाई एच लिख सकते हैं। लेकिन सर ये हमें नेतागिरी करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सवाल में नो सरफेस से हाइट देगा। क्यों देगा? क्योंकि प्रैक्टिकल सवाल जब बनाओगे तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कौन मेजर करने भाई जाएगा? सरफेस से डिस्टेंस मेजर होगी। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं ना सर, जी कैपिटल एम बटा स्मॉल आर को आर प्लस एच लिख दो, तो यहां पे आ गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब ये सवाल एच हाइट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। अरे स्मॉल सेंटर से स्मॉल आर तो सरफेस से एच, यही तो है, बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब तुमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी एच हाइट पर अर्थ के सरफेस के कंपेयर में पूछेगा। हाँ सर वही तो मुश्किल हो जाता। अरे नहीं है चाचा, जी कैपिटल एम को जी नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जी कैपिटल एम को हम लिख सकते हैं जी नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। खत्म, गजब कर दिया। जी एच इज इक्वल टू जी नॉट कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ, यही तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर। ओ भाई साहब, शानदार। और यही तुम्हारा फॉर्मूला यूज करना, ये असली फॉर्मूला है। कब यूज करने, इस पे कैसे सवाल बनेंगे? जैसे मान लो एच दे दिया हमने, हाइट दे दिया, रेडियस ऑफ अर्थ के आधे हाइट पे गया, है ना, बड़े हाइट के कंपेयर में एच बड़ा है। एच जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि अर्थ के रेडियस से आर हाइट पे चला गया, मतलब जो हाइट है अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो यहां से अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे चला गया, तो सेंटर से क्या हो जाएगा? 2r डिस्टेंस। तो यहां पे डायरेक्टली तुम 2r रख दो, या फिर h की वैल्यू r रखो, r 2r का होल स्क्वायर, ये 2r का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तुमसे बोलेगा कि अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के कंपेयर में 3 गुनी हाइट पे गए हैं, मतलब 3r हाइट पे गए, h बराबर 3r है, h बराबर r/2 है, ऐसे कुछ सवाल पूछेगा। तो ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे h इज इक्वल टू r/2, r/4 या 3r या 4r, कुछ इस तरह के सवाल होंगे तो लगाओ। अब यहां पे कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं कि बहुत कम हाइट तक जाएंगे, जैसे तुमसे बोलेगा 64 किलोमीटर, अभी आर से तो बहुत छोटा है, रेडियस ऑफ अर्थ हाइट आर से तो बहुत छोटा हो गया, तो यहां पे हम लगाते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल मैं लगा देता हूं, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है क्या? जी एच इज इक्वल टू, ये है आपका जी नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटा, यहां से आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ? पहले ओवरऑल आर है ना, यहाँ पे आर है ना, इसका स्क्वायर है, तो ये को कॉमन निकालोगे तो आर स्क्वायर बाहर जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, अगर नीचे वाले टर्म को ऊपर जाओगे तो पावर निगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2 इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। बाइनोमियल थ्योरम, अगर ये r बहुत छोटा होता, अगर ये r बहुत छोटा होता, मैं पूरा प्रूफ के साथ कराता हूं, अगर ये r बहुत छोटा होता, मतलब जो हाइट हम ले रहे हैं, सॉरी h जो h ले रहे हैं वो कैपिटल R से बहुत छोटा, h हाइट बहुत छोटा होता, अगर हाइट बहुत छोटा है तो r तो बहुत बड़ा था, ये एक से छोटा हो जाएगा, तो -2 जस्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी एच इज इक्वल टू होगा जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, कॉमन कैसे हुआ? तो बेसिक मैथ में सिखा है, और वो कॉमन कैसे हुआ ये सवाल में कभी यूज नहीं होगा। तुमको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, छोटे हाइट के लिए ये लगाएंगे जब हाइट मतलब r/16 हो, तो r/16 इसमें रखने जाओगे तो r/16 कैसे करोगे सॉल्व? तो यहां पे ये चीज आप इसको यूज करोगे, ये एग्जैक्टली समझ में तब आएगा जब आप कुछ 2-4 सवाल कर लेंगे, सबको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये इसको मैं कहता हूं नकली फॉर्मूला, ये अप्रोक्सीमेशन से आया है छोटे हाइट के लिए बस, ठीक है, ओके। इसमें परसेंटेज चेंज के अगर सवाल पूछे तो ऐसे देखो, जी एच इज इक्वल टू जी नॉट को अंदर ले जाओगे तो माइनस जी नॉट इंटू 2h बाई आर, इस जी नॉट को इधर ले आओ तो जी एच माइनस जी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी नॉट इंटू 2h बाई आर लिख सकते हो। ये डेल्टा जी हो गया, जी नॉट को नीचे ले आओ तो डेल्टा जी बटा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2h बाई आर, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया? हाँ सर, परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी -2h बाई आर गुना 100। ये तुम्हारा आंसर आ गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है भाई, वो परसेंटेज चेंज का आ गया। तो अब इसमें
बड़े हाइट वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, छोटा हाइट वाला कब होगा, वो देख के तुम सॉल्व कर लोगे। और ये तोड़ तोड़ के एकदम सेपरेट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे सवाल बहुत बनते हैं, तो मैं जल्दीबाजी में इसको भगाना नहीं चाहता, कभी नहीं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ सरफेस से डी डेप्थ नीचे, सरफेस से क्यों मेजर कर रहे हो सर, सेंटर से करना आसान होता है, सही बोल रहे हो, सेंटर से करना आसान होता है, लेकिन मैं सरफेस से इसलिए कर रहा हूं कि सवाल सरफेस के टर्म्स में हो। अब बताओ यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, आई के बराबर, ये क्या होता है आई सॉरी जी कैपिटल एम स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू। हाँ सर यही लिख दिया जेट इज। हाँ अब मान लो कि ये तुम्हारा रेडियस कैपिटल आर है, मास एम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एट डेप्थ। तो बताओ मुझे ध्यान से सोच के, मैं अगर तुमसे बोलूं कि मुझे यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, तो ये कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर घटा दो तो ही तो डी आएगा। हाँ या फिर ऐसे समझो कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर घटा दो तो सॉरी डी घटा दो तो आर आएगा। कैपिटल आर पूरा लेंथ है, हाँ इसमें से ये डी घटा तो कैपिटल आर में से डी घटाएगा तो बताए स्मॉल आर आएगा। हाँ उसकी जगह पे रखे यहाँ पे, तो आई मतलब जी बराबर जी कैपिटल एम का कन्वर्जन क्या होता है सर, जी नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। देख ये वाला जी कैपिटल एम कराया था तुम्हें, जी कैपिटल एम, हाँ तो जी कैपिटल एम जी नॉट आर स्क्वायर, जरूरत पड़े वहां चिपका दो, जी कैपिटल एम जी नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया जी नॉट आर स्क्वायर। हाँ स्मॉल आर की वैल्यू बोल सर, स्मॉल आर की वैल्यू डी आर माइनस डी और बटा कैपिटल आर क्यू। अब देखना ध्यान से जरा, आर स्क्वायर आर क्यू कट के क्या आएगा, नीचे सर आर आएगा, जी नॉट बटा कैपिटल आर इंटू आर माइनस डी, इस आर को अंदर ले जाओ, जी बराबर जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। देखा है कहीं ऐसे तरीके से डेरिवेशन, बहुत ही यूनिक तरीके से कराया। अब तुमको कंसेप्चुअली ये पता है ना, तो ये तुम निकाल ले जाओगे बड़े आराम से। सबसे पहले देखो ये सरफेस से डी डेप्थ दिया है, तो ये पूरी आर है, आर में से डी घटा देंगे स्मॉल आर आएगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू आर माइनस डी है, बस उसको रख दी। और ये कन्वर्जन हमें पता है कि जीएम होता है जी नॉट आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा, नीचे आ रहेगा जी नॉट आर आर माइनस डी, आर को अंदर ले आर बाई आर एक डी बाई आर आंसर हो गया। अब इसमें वैलिड फॉर ऑल डेप्थ, वैलिड फॉर ऑल डेप्थ, ऑल डेप्थ मतलब इसमें कोई असली नकली का केम नहीं है, ये सारे डेप्थ वैलिड है, चाहे कितने कम डेप्थ पर जाओ या ज्यादा डेप्थ पर जाओ। यहीं से तुम अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे देखोगे, एकदम सेंटर पे, तो बताओ डेप्थ की वैल्यू क्या रखोगे, यहां से सेंटर पे जाने के लिए डेप्थ की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, तो अगर तुम डेप्थ की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रखते हो तो सेंटर पे पहुंच गए। हाँ अब सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, तो होगा जी नॉट 1 माइनस डेप्थ को आर के बराबर रखें, आर बटा आर कट के आ गया 1, 1 माइनस 1 0, बताओ क्या आ जाएगा, सरफेस पर देखो तो सरफेस पर डेप्थ कितना होगा सर, जीरो होगा, तभी तो हम सरफेस पर है, सरफेस से तो डेप्थ मेजर कर रहे हैं, तो सरफेस पर डी जीरो होगा, डी को जीरो रखो, देखो जी बराबर तुम्हारा जी नॉट आ गया। और यहीं से परसेंटेज चेंज देखोगे तो यह आ जाएगा डेल्टा जी बाई जी, कुछ नहीं करना, जी को अंदर ले जाओ, फिर इस जी को दोनों से मल्टीप्लाई करो, एक जी को उधर ले जाओ, तो डेल्टा जी बटा जी माइनस डी बाई आर, माइनस डी बाई आर, यह आएगा तुम्हारा परसेंटेज चेंज, गुना 100 कर देगा तो परसेंटेज चेंज, तो आया था माइनस 2h बाई आर, देख वो आया था माइनस 2h बाई आर, देख माइनस 2h बाई आर, क्लियर। हाँ और यहां पे क्या आया है, माइनस डी बाई आर गुना 100। बता सर मजेदार, क्या बहुत ही यूनिक तरीके से आपने ये सारी चीजें कवर करी है, बहुत यूनिक तरीके से आपने चीजें कवर करी है, बहुत यूनिक तरीके से आप चीजें कवर करी है। इसको मैंने समराइज करके भी यहां लिख दिया है, एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं। देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, देखिए मास के टर्म से जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर और डेंसिटी के टर्म से 4/3 पाई जी रो आर, ये रो आर के प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आर नीचे, ये वाला कन्वर्जिंग फैक्टर मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एमआर स्टार बॉक्स में लिखेंगे। देखो कितना काम हुआ, अभी ग्रेविटेशन शुरू भी नहीं हुआ ढंग से और देखो कितना काम हुआ। डेल्टा बाई जी डेल्टा एम बाई एम माइनस 2 डेल्टा बाई आर इस फॉर्मूले को यूज करके लिख सकते हैं। सर डेल्टा एम बाई एम पहले आपने जीरो लिया था, मैं जीरो ही लेना था, पता नहीं क्यों ले लिया, जीरो ही होता है, मास थोड़ी ना चेंज हो जाए, अगर किसी सरफेस पर रेडियस को आगे पीछे करके निकालोगे तो ये मास इसी पर पूछेगा सवाल तुमसे, घबराओ मत। तो इसको मैं हटा ही देता हूं, इसको मैं हटा ही देता हूं। चलो ये तब था हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मास भी साथ साथ चेंज करे, रेडियस भी चेंज करे, इतना नहीं करते, ठीक है। चलो करे तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत। तो हाइट पे देखो ये निकाला था, जी एच बराबर जी नॉट कैपिटल आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आया था। देखो जी नॉट 1 माइनस 2 आर बाई एच, तो जी एच बराबर जी नॉट 1 माइनस 2 आर बाई एच, छोटे हाइट के लिए। और ये देखो जी डी बराबर जी नॉट 1 माइनस आर बाई डी, प्रैक्टिस कर लो, अर्थ के रोटेशन की वजह से यह भी समझाऊंगा।
एक अर्थ के रोटेशन की वजह से हम समझाऊंगा। सबसे पहले शेप की वजह से देख लेते हैं। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ को हम स्फेयर तो मान लेते हैं, लेकिन ये नियरली स्फेयर होता है, परफेक्ट स्फेयर नहीं होता है। सर परफेक्ट स्फेयर नहीं होता, इसका मतलब परफेक्ट स्फेयर नहीं होता मतलब चिपटा होता है थोड़ा। तो यहां पे हम रेडियस ज्यादा लेते हैं इक्वेटर पे, और पोल का रेडियस हम कम लेते हैं। तो वैसे सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप देखो, मतलब जी नॉट से रिप्रेजेंट किया था सरफेस पे, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो मास तो हर जगह पूरे अर्थ का सेम ही लोगे, यहां पे आर बड़ी हो गई तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है और पोल पे थोड़ा सा ज्यादा होता है ड्यू टू शेप। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पोल प्लस 21 किलोमीटर। हालांकि रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, उसके लिए 21 किलोमीटर बहुत छोटा फर्क है, लेकिन ये आप याद रखेंगे कि इक्वेटर पर रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम, पोल पे ज्यादा। तो इसमें तुमसे एक सवाल पूछेगा, एक आदमी इक्वेटर से पोल की तरफ चल के गया तो उसके वेट पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जो वेट पे फर्क पड़ता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या होता है? वेट, ये भी समझ, वेट क्या होता है? m इंटू जी। मास तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा क्या होता है? जी। तो जितना गुना जी चेंज होगा उतना ही गुना तुम्हारा क्या चेंज होता है? वेट चेंज होता है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चल के गया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज्यादा है तो वेट बढ़ जाएगा। अच्छा, यस। अब नेक्स्ट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इफेक्ट ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। मान लो ये अर्थ भाई साहब हैं और अर्थ भाई साहब घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं ओमेगा स्पीड से। अब मान लो यहां पे कोई तुम एम नॉट मास का ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, एम नॉट मास का ऑब्जेक्ट रखोगे, तो इसके घूमने से इस एक्सिस से, देखो एक्सिस से अबे एक फोर्स लगता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर अर्थ का रेडियस नहीं, एक्सिस से मास जितना डिस्टेंस पे होगा वो ले। मतलब हम कहते हैं ना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वहीं पे बैठ के अगर एफबीडी बनाए, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के बाहर दिखाई देगा? हाँ, इसका सेंटर ये सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा अर्थ है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये बाहर की तरफ ये फोर्स लगेगा। अगर मैं इस अर्थ के सेंटर से यह मिला दूं तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, और मान लो इक्वेटेरियल लाइन से ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर किधर लगेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, हाँ, और ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लाइन से इधर लग रहा है फोर्स, दोनों पैरेलल नहीं है। वैसे तुम्हारा इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है एट एंगल थीटा, ये होता है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है, जहां पे थीटा है एंगल फ्रॉम इक्वेटर, एंगल फ्रॉम इक्वेटर ये है। अब इसको प्रूफ कर देते हैं, है ना, प्रूफ कर देता हूं, पूरा डिटेल में पढ़ा है तो डिटेल में पढ़ते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो जब ये घूमता है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन में ये भी थीटा एंगल बनेगा। इसका कंपोनेंट इधर बताओ क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ देखोगे तो नेट फोर्स आ गया तेरा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। हाँ सर, अब स्मॉल आर तो एक्सिस से डिस्टेंस था, अगर आप कैपिटल आर के टर्म्स में लिखो तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? सर कॉस थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, सामने परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो स्मॉल आर को लिख सकते हो कैपिटल आर कॉस थीटा। अरे भाई साहब, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सामने परपेंडिकुलर, तो यहां से स्मॉल आर को लिख सकते हो कैपिटल आर कॉस थीटा। तो नेट फोर्स तुम्हारा आ गया एम जी माइनस एम ओमेगा कैपिटल आर और कॉस थीटा, एक कॉस थीटा पहले से था, कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा आता है। तो यहां पे बोल सकते हो एपरेंट वेट एम जी नॉट, मतलब अर्थ सरफेस पे जो फोर्स लग रहा था एक्चुअल में एम जी नॉट, अर्थ की वजह से सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी नॉट, ये हो गया ट्रू वेट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां से एम से एम तुम कैंसिल कर दो, एपरेंट वेट है तो यहां पे एपरेंट वेट को एम जी इफेक्टिव लिखोगे, एम इंटू जी इफेक्टिव बराबर एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप एम को कैंसिल कर देते हैं, एम 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 कैंसिल कर देते हैं, तो जी इफेक्टिव आपका आ रहा है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस जी नॉट, जी इफेक्टिव और जी नॉट ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा इक्वेटर से एंगल है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एग्जैक्टली इक्वेटर पे ही देखें, एट इक्वेटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से कितना इफेक्टिव में चेंज आएगा, जी नॉट माइनस थीटा की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगी, इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। हाँ सर, तो रख दो यहाँ पे जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। एट पोल, पोल पर देखो तो पोल पे थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि इक्वेटर से हम एंगल देख रहे थे, थीटा की वैल्यू 90, तो यहां पे रख दोगे तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी नॉट माइनस जीरो, मतलब जी नॉट ही रहेगा। तो पोल पे अर्थ के रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोल पे अर्थ के रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मान लो पोल पर कोई एम मास रखा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठ गया, उसका रेडियस कितना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो, तो उस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा। अरे हाँ गुरुजी ये बात चमका, उस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, इसीलिए वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, अर्थ के पोल पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में रोटेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट है और इक्वेटर पे माइनस घट गया कुछ, तो अगेन इक्वेटर पे कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा, रोटेशन की वजह से भी इक्वेटर पे कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा। बोलो, इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। सवाल करने का अप्रोच क्या होगा, हर सवाल तुम कर ले जाओगे, बस दो तीन बातों का ध्यान रखना। पहली बात तुम्हें यह ध्यान रखना है कि सवाल पढ़ते से ही यह समझना है कि पूछा कहां है, हाइट पे, सरफेस पर, डेप्थ पर पूछा कहां, रोटेशन से कहां पूछा। दूसरी बात, अगर हाइट पे है तो कितने हाइट पे, कम हाइट पे कि ज्यादा हाइट। तीसरी बात, डेप्थ पे तो एक ही फॉर्मूला लगता है। चौथी बात, अगर वो सरफेस पर पूछा है तो डेंसिटी के टर्म्स में सवाल को फ्रेम किया है कि मास के टर्म, बस इन दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है, बस उसके बाद आपको मजा आ जाएगा सवाल सॉल्व करने में। सवाल देखिए, सवाल देखिए 2024 जनवरी का है, सवाल गर्दा उड़ा देंगे आप। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूस टू हाफ। देख भाई, डायमीटर आधा होता है तो रेडियस भी आधा होगा, तो रेडियस तुम्हारा क्या हो रहा है, आधा, its original value and mass remains constant, then acceleration due to gravity at the surface of earth। कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ये सरफेस ऑफ अर्थ से किसी हाइट पर नहीं गया, सरफेस ऑफ अर्थ पे ही है, अर्थ के सरफेस पर ही उसने क्या किया, रेडियस कंप्रेस कर दिया, मास को सेम रख के रेडियस, मास को सेम रख के रेडियस आधा किया, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी एम बटा रेडियस आर बाई टू नया का होल स्क्वायर, तो क्या जी एम बटा आर स्क्वायर इंटू 4, क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 गुना बढ़ जाएगा, खत्म। जे मेन 2024। भाई इस टॉपिक पे बहुत हद आसान सवाल आते हैं, हद आसान सवाल आते हैं। ये देखिए, ये है आपका 11 अप्रैल 2023 का सवाल, 11 अप्रैल 2023 का सवाल। सवाल देखिए, रेडियस ऑफ टू प्लेनेट ए एंड बी आर आर एंड 4r एंड देयर डेंसिटी आर रो एंड रो बाई 3 रिस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट देयर सरफेस। फिर हाइट पे नहीं गया, ये अर्थ सरफेस पे ही पूछा है, तो अर्थ सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई जी रो आर। अगर तुमको ये याद ना हो तो भी चलेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू आर। तो पहले केस में बटा दूसरे केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी बोलो पहले केस का रो और रेडियस बोलो आर, दूसरे केस की डेंसिटी बोलो रो बाई 3 इंटू 4r, तो रो आर से रो आर कट गया, 3/4 आपका आंसर आ जाए। बताओ ऐसे सवाल आप, और नीट में भी ऐसे ही पूछे, ऐसा नहीं कि नीट में कोई रॉकेट साइंस है, नीट में भी ऐसे है। नेक्स्ट देखो, टू प्लेनेट ए बी रेडियस इतना एंड इतना, हैव डेंसिटी इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर सरफेस। वही सेम सवाल जेईई मेन अप्रैल 2023 में, सेम सवाल। ये आपका पूछा है 11 अप्रैल को और ये पूछा है 13 अप्रैल को। ये देखिए, ये 6 अप्रैल को 2024 में, 23 के बाद 24 आ गया। Assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, body weight 300 न्यूटन on the surface of earth, how much it weight at r/4 depth under the surface of earth। सरफेस ऑफ अर्थ से कितने डेप्थ पर आया है, r/4 पे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेप्थ का, स्क्रीन पॉज करके लगाओ, और तुमसे सवाल हो रहे हैं कि नहीं ये बताओ। तो डेप्थ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो इफेक्टिव वेट और ये हो जाएगा ट्रू वेट। तो इफेक्टिव वेट बराबर ट्रू वेट उसने कितना दिया 300, भाई एम से मल्टीप्लाई कर दो वेट आ जाएगा 300 इंटू 1 माइनस डी की वैल्यू है r/4, r/4 इंटू आर से आर कट गया 1 माइनस 1/4, तो ये 300 और एक में से 1/4 जगह 4 एलसीएम लोगे, 4 में से 3, 3/4, तो 900/4 आएगा क्या, 900/4, 900/4 मतलब 250 से थोड़ा कम,
225, 900/4 225, बताओ भाई, सेम तो रहेगा नहीं वेट। अच्छा, अगर नीचे जाना तो बढ़ तो सकता नहीं, और इतना कम आने पर इतना तो नहीं घटेगा। अरे क्या सवाल था, तू बिना सॉल्व किए हुए कर सकता है। सुन बता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ अगर तू बनाएगा मॉड ऑफ वैल्यू के साथ, तो बढ़ेगा सरफेस तक और फिर घटेगा। तो सबसे ज्यादा बॉडी की वेट कहां होती है? सरफेस पर। तो सरफेस पर 300 है, तो अंदर तो जाने पर वेट घटेगा। ये 300 दे दिया गलत, घटेगा मतलब 375 हो नहीं सकता, और इतना घट जाएगा तुरंत से नहीं, क्योंकि नीचे डिस्टेंस के साथ लिनियरली घट रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक थोड़ी ना। ऊपर जाने पर बहुत जल्दी घटता है, नीचे आने पर तो लिनियर घट रहा है, तो ये होगा नहीं। सीधा 300 से 75 कैसे आएगा? 225 आंसर। देख रहे हो सवाल सॉल्व करने का लेवल, तरीका, मेथड, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। सवाल देखो नेक्स्ट। A 90 kg body placed at 2r distance from the surface of earth explain gravitational pull of। 90 kg की बॉडी है। हाँ देखो, वेट मतलब होता है m इंटू जी, जहां पे वेट पूछा वहां का जी निकालो बस। तो ठीक है, 90 kg को छोड़ो, बॉडी प्लेस्ड एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सवाल में ना ग्रेविटेशन के सवाल तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे अगर तुम इस अप्रोच से करोगे कि अर्थ है, ठीक है, हमें कहीं भी फील्ड लिखना है, तो एक्चुअल में डिस्टेंस तो हम सेंटर से लेके फील्ड लिखते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं, और वो डिस्टेंस ना सरफेस से देगा, तो सेंटर से तुम समझा करो बस। तो ये क्या दिखा है बोलो? बॉडी प्लेस्ड एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से 2r मतलब सरफेस से 2r, हाइट 2r, तो तुम्हारा सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 3r। हाँ 3r डिस्टेंस, और वैसे भी तुम जानते हो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो 3 गुना डिस्टेंस हो गया, तो 3r का होल स्क्वायर 9 गुना कम हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड कर दे, 90/9 10 किलो आंसर आएगा। नहीं है? अच्छा मल्टीप्लाई 90 केजी है ना, सॉरी सॉरी, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है वहां पर? 10, तो 9 गुना कम हो जाएगा, 10/9 गुना 10/9 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, 90 केजी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कटेगा तो 10 10 10 100 न्यूटन आंसर। नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश कर, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कंसेप्ट, और कंसेप्ट इज बेस्ट, कंसेप्ट इज बेस्ट। तू आराम से कर, चल तू फॉर्मूले से कर देख। तो जी एट एच बराबर क्या है? जी नॉट आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो जी नॉट आर स्क्वायर बटा आर तो आ रहेगा, एच की वैल्यू क्या है? 2r, तो एच को रखो 2r, 2r और सेंटर से डिस्टेंस 3r, 3 का होल आर का होल स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, जी नॉट बाई 9, तो जी एच बराबर आ गया जी नॉट मतलब 10/9, और तुम्हारा वेट होता है m इंटू जी एच, एम बोलो सर 90 किलो, ये 10/9, ये कटेगा 10 आएगा मतलब 100 न्यूटन इज आंसर। और ऑब्वियस सी बात है, हमने सीधा देखा डिस्टेंस 3 गुना हुआ है सेंटर से, तो फील्ड तुम्हारा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3 गुना डिस्टेंस होने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, खत्म। अच्छा इसमें एक और चीज, छोटा वाला डिस्टेंस का अप्रोच क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हाइट कितना गया है? 2r के बराबर, बड़ा हाइट है, बड़ा हाइट है। ये सवाल देखो, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर यूनिफॉर्म डेंसिटी वेट ऑफ द बॉडी एट द डेप्थ इतना फ्रॉम द सरफेस ऑफ, ऑलरेडी अभी तुरंत किया मैंने, क्या लगाओगे? जी डी बराबर जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर, डी की वैल्यू रख दो r/2, और यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा, जैसे जी निकलता हो वेट होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एकदम सही है। एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम एट हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम द अर्थ सरफेस इफ h बराबर d, गलत है। वो कह रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर मैं h हाइट पे गया और d डेप्थ पे गया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम आएगा, हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये ग्राफ नॉन लीनियर है। मान लो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नॉट सरफेस पर है, अब जितने यहां से रेडियस से जितने डेप्थ पर आए उतने हाइट पर गए, ये तो भाई इतना हो गया और ये तो कम होके इतना हो गया, सेम नहीं आएगा। और वैसे तुमको एक तरीके से निकाल देता हूं, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h बराबर तुमने पढ़ा था -2h/r परसेंट रिलेटिव चेंज, और रिलेटिव चेंज तूने डेप्थ पर पढ़ा था -d/r, पढ़ा था। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी d डेप्थ पर जाने के बाद जितना चेंज हुआ है h हाइट पे जाने के बाद उतना ही चेंज हो, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ पर जाने पर जितना चेंज हुआ है एच हाइट पर जाने पर उतना ही चेंज हुआ है, उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना चेंज हुआ है, तो दोनों सरफेस पर से जितना चेंज ऊपर हुआ उतना ही चेंज नीचे हुआ है, तो दोनों जगह वैल्यू बराबर हो गई, तो वैल्यू बराबर रख दे। तो -2h/r इज इक्वल टू -d/r, r से r कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या 2h बराबर d आ जाएगा? हाँ सर, 2h बराबर क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। मतलब ये है कि ऊपर जाने और नीचे जाने पर 2 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर जब हम जाते हैं ना, तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ के बराबर आती है। हाइट पर ज्यादा जाते हैं
तो जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनता है, मतलब सॉरी हाइट पे ज्यादा नहीं जाते हैं, हाइट पर अगर हम 1 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर हाइट पर जाने के बाद 1 इंटू 2 किलोमीटर डेप्थ पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मिलेगा। अब सही भी है ना, नीचे धीरे धीरे घटता है, ऊपर जल्दी घटता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना चेंज होगा उतना ही 2 गुना 1 डेप्थ 2 किलोमीटर जाने पर चेंज होगा। समझिए, रोक के समझिए इस बात को। हाँ सर, बढ़िया, मजा आ गया। नेक्स्ट देखिए, a weight W is projected vertically upward from the Earth's surface to reach the height above the Earth's surface, which is equal to 9 times the radius of Earth. Then weight of the body at that height will be. क्या बकलोली किया है, देखने उखने का कंसेप्ट नहीं है, सिंपल ये है कि फ्रॉम अर्थ सरफेस टू रीच द हाइट एबव द अर्थ सरफेस इक्वल टू 9 टाइम्स, मतलब हाइट तुम्हारा 9 आर गुना हो गया है। तो 9 आर पे बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना गुना हो जाएगा, उतना ही गुना वेट हो जाएगा, खत्म, उतना ही गुना वेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लेनेट हैज डबल द मास ऑफ द अर्थ, average density is equal to the earth, an object weight W on the earth will weight on the planet. Planet has double the mass of the earth, ठीक है, मास डबल है, तो ये है planet has double the mass of the earth, मतलब planet का मास 2 times of mass of earth। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। and its average density is equal to that of earth, density of planet और density of earth क्या है, सेम है। ओके सर जी। Then object weight W on the earth, then weight on the planet क्या होगा? अगर अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है तो प्लेनेट के सरफेस पे क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे सर? तो इसमें मास वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, रेडियस वाला भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप लिखोगे तो GM बटा R स्क्वायर है। क्या दोनों प्लेनेट की रेडियस के बारे में आपको पता है? नहीं सर, रेडियस नहीं बताया आपको। क्या दोनों प्लेनेट के मास का रिलेशन पता है? हाँ सर, मास का रिलेशन पता है। क्या डेंसिटी का रिलेशन पता है? हाँ, डेंसिटी का रिलेशन पता है। तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस को हटाना पड़ेगा। क्या सर, रेडियस को हटा के इसको डेंसिटी के टर्म्स में लाइए। सर कैसे लाए? तो देखिए सिंपल सी बात है, मास को क्या लिख सकते हैं, तो जी, और मास को लिख सकते हैं हम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा तो आर आ गया ये। सर आर क्यों लाया, आर तो नहीं लाना था। मान लो मैं आर ले आया, कोई बात नहीं, आर ले आया। तो जी इज प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा क्या आ गया, आर। और हम जानते हैं मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ सर, तो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई रो। हाँ, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई रो का पावर 1/3। हाँ, तो आर को हम लिख सकते हैं, जी प्रोपोर्शनल टू आर को लिख सकते हैं एम बाई रो का पावर 1/3। और तुम मुझे मिला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो प्लेनेट का निकालना जिनका डेंसिटी बराबर, तो डेंसिटी कट गया, बराबर है, डेंसिटी तो सेम आ गया, तो दोनों रेशियो निकालो, डेंसिटी सेम आ गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू मास का पावर 1/3, 1/3 की प्रोपोर्शनल आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ गया 1/3। खत्म, कोई खास बात नहीं है, और ये सबसे टफ सवाल। नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h above the earth surface, इस हाइट इज वेरी वेरी लेस देन r, तो हाइट इज वेरी वेरी लेस देन r, लेस देन r, लेस देन r, यही तो निकाला। देख g डैश बराबर g 1 - 2h/r, ये है तुम्हारा 2023 का सवाल। भाई जेई मेन के 100% पीवाईक्यू कर लिए तुमने 4 साल के। At a certain depth d, surface of earth, value of acceleration due to gravity becomes 4 times that of value at height 3r above the earth surface, where r is the radius of earth, where r is the radius of earth। तो यहां पे हम ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते, डेल्टा जी बाई जी, स्मॉल चेंज का कंसेप्ट हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। फिर कैसे सॉल्व होगा? अब ये लगाइए, जी डी बराबर जी नॉट 1 - d बाई आर, और जी एच बराबर जी नॉट आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि जो हाइट जो जा रहा है ना वो 3r हाइट पे जा रहा है, हाइट को 3r रख के जी एच निकाल लीजिए, और इतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू पुट करके डी निकाल लीजिए। कंसेप्ट समझिए कैसे कर सकते हैं, कंसेप्ट समझिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसी रिलेशन सवाल होगा। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 100 न्यूटन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट when take at a height from the surface of earth equal to 1/4 of the radius of earth। देखो ये हाइट जो हम लेके जा रहे हैं वो r/4 पे लेके जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी dh बराबर g नॉट r स्क्वायर बटा r प्लस h की वैल्यू r/4 का होल स्क्वायर रख दीजिए, खत्म। ठीक है, आसान लग रहा है सवाल, रिपीट होते जाएंगे। अब द हाइट ऑफ एनी पॉइंट p above द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ, तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मतलब 2r के बराबर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पील व्हील, अरे डैश, हाइट 2r के बराबर, तो सेंटर से डिस्टेंस 3r, 3 का होल स्क्वायर 9, ये आंसर आएगा, निकाल ले। An object taken to the height above the surface of earth at distance 5/4r from the center of earth
वेयर द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो जितना परसेंटेज चेंज जी में होगा वो आंसर आएगा। अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू -2h/r गुना 100, तो ये गलत हो जाएगा। बस ये सीख लो और इसी के लिए सवाल समझा है। कैसे गलत हो जाएगा तो सीखो कंसेप्ट अच्छे से। ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस 5r/4। तो हाइट इज इक्वल टू तुमको दिया है 5r/4। इतने हाइट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम चेंज होगा कि ज्यादा? ज्यादा चेंज होगा, तो निकाल कितना होगा? तो जी एच इज इक्वल टू होगा जी नॉट आर स्क्वायर बटा आर प्लस 5r/4 का होल स्क्वायर। तो आ गया जी नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एलसीएम लेगा, तो 4 और 5 9r/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी नॉट 4 का होल स्क्वायर 16, 9 का होल स्क्वायर 81, 16/81 r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब परसेंटेज चेंज देखने के लिए क्या करते हैं? तो परसेंटेज चेंज बराबर होता है हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी नॉट बटा जी नॉट गुना 100। तो ये हो गया तुम्हारा 16/81, 16/81 -1 जी नॉट बटा जी नॉट गुना 100, 81 एलसीएम लोगे तो 16 - 81/81 गुना 100, सॉरी बटा 1 ना। अच्छा नहीं 81 एलसीएम लिए, ये कुछ आ रहा है, मैंने कुछ गलत किया है क्या? 4 क्या है? ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज 4/5, सॉरी 5/4 है, 5/4r। तो ये 4 यहाँ पे आएगा, 5 और 9, तो ये हो गया तुम्हारा 4 चौका 16, 9 में 81, सही तो किया है। अब जरा इसको हम देखें, इतना गुना हो गया है, मतलब कितना परसेंट हो गया है? अगर देखें 16/81 आ रहा है। द वेट ऑफ द वेयर द रेडियस ऑफ अर्थ इज इतना, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा आ रहा है 16 - 81/81 गुना 100। तो 16 - 81 कितना हो जाएगा? तो 16 में से 81 में से 1 घटाओगे तो आएगा तुम्हारा 80, और 80 में से 15 घटाओगे तो ये आएगा 65, 65/81 गुना 100। 20 चौके 20 पचे 100, 20 चौका 100, और 16 पचे 80, 16 चौका 64, लगभग 16 के आसपास, 16 पचे 80, 80% के आसपास है क्या कुछ जवाब? नहीं कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं यार? नहीं यार, इस सवाल क्यों फंस रहा है यार? कोई बात नहीं, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही। ये तो नहीं लगेगा, वो तो मैंने सही समझा। ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस 5/4r फ्रॉम द, अरे शाबाश, खेला कर दिया ना भाई साहब, खेला कर दिया। ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस 5/4r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। वो कह रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ से मैं किसी हाइट पर ले गया, और जो हाइट है वो है 5/4r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस दे दी है, तो r प्लस एच की वैल्यू तुमको दे दिया है ये 5r/4। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी नॉट आर स्क्वायर बटा r प्लस एच का ही डिस्टेंस 5r/4 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो तो r स्क्वायर से r स्क्वायर तो कटेगा ऑब्वियसली, जी नॉट आर का होल स्क्वायर 16/25 आ रहा है, 16/25 आर स्क्वायर कट गया, तो जी एच माइनस जी नॉट बटा जी नॉट गुना 100। तो जी एच हो गया तुम्हारा 16/25 माइनस 1 बटा जी नॉट, ये जी नॉट कॉमन आ जाएगा, कट गुना पूरा ही करता हूं, नहीं तो कई लोग यहाँ पे एक सवाल की वजह से जज करेंगे कि मास्टर तो पूरा बताए हुए नहीं करता है। सबसे पहले देखो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस दिया है, ठीक है। एच हाइट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, जो सेंटर से डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर। तो जी एच इज इक्वल टू आएगा जी नॉट आर स्क्वायर बट आर प्लस एच की वैल्यू 5r/4, तो यहाँ पे रखेंगे 5r/4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, तो 16/25 आर स्क्वायर बाहर निकल कट जाएगा इंटू जी नॉट। परसेंटेज चेंज होता है जी एच माइनस जी नॉट बटा जी नॉट गुना 100। तो ये हो गया तुम्हारा 16/25 जी नॉट माइनस जी नॉट बटा जी नॉट गुना 100, 16/25 माइनस 1 गुना 100। अब यहां से 25 एलसीएम लेंगे तो 16 - 25 बटा 25 गुना 100, ये कटेगा 4, और 16 - 25 माइनस 9 गुना 4, तो 36% घटेगा। माइनस बता रहा है घट रहा है, माइनस क्या बता रहा है? घट रहा है।
माइनस क्या बता रहा है, घट रहा है। अब बताओ यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने ये वाला पढ़ाया था वो क्यों नहीं लगा, कमेंट वर्क करके सभी लोग बताएंगे, ताकि जिसको डाउट हो वो सीख ले। बाकी मैंने बहुत अच्छे सिखाने की आपको कोशिश करी है, जिसको डाउट हो वो सीख ले। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्यों नहीं लगा ये वाला फॉर्मूला बताना, ठीक है, बताना अच्छे से कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा है, ये डेल्टा जी बाई जी माइनस 2h/r गुना 100, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा है। और बाकी जिसको डाउट है कमेंट में देख लो, बच्चों को समझ आया है तो तुमको भी आना चाहिए, ठीक है, नहीं आया तो डाउट देख के क्लियर कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो ग्राफ पे बेस्ड सवाल, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद जी। तो देखो सारे ग्राफ ऊपर है तो मॉड ऑफ जी की बात की है, तो मॉड ऑफ जी का ग्राफ क्या होगा, ये वाला, देखो कितना आसान है। नेक्स्ट, ये नीट के पीओ क्यों लगाए, ये सवाल वैसे ही सारे, बॉडी ऑफ वेट इतना न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इट टेकन टू द हाइट h इज इक्वल टू 3r, तो हाइट 3r, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4r, तो 4 का उसका 16 गुना कम हो जाएगा, तो 144/16 कर दो आंसर, 144/16 कर दो आंसर आएगा 9 टाइम्स 9 न्यूटन आंसर। मतलब सवाल का गर्दा उड़ा दिया तुमने, समझे गए, सवाल का तुमने क्या किया, गर्दा उड़ा दिया। ये क्या कह रहा है, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एट दैट हाइट ऑफ 5 किलोमीटर, अभी तो तूने निकाला था 2h बराबर डी, तो हाइट 5 किलोमीटर रख दे तो डी आ गया तेरा 10 किलोमीटर है, हाँ, हाइट 5 किलोमीटर डी 10 किलोमीटर, यही तो सिखाया था तुम्हें, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल मैंने करा दिए, 2-4 सवाल यहाँ पे होमवर्क होंगे, वो आप कर लेना, जो कि बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर देख क्या कह रहा है, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द रॉकेट व्हेन रॉकेट इज टेकन टू 30 किलोमीटर, तो ये हमें छोटा चेंज का फॉर्मूला लग जाएगा, डेल्टा जी बटा जी माइनस 2h/r गुना 100, तो ये लग जाएगा तुम्हारा 32 किलोमीटर, तो यहाँ 32 रख दे, तो 2r की वैल्यू 6400 इंटू 32 गुना 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 32 गुना 2 64/64, 1% का चेंज आएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, देखो बहुत बढ़िया। ये देखिए नीट का पूछा हुआ भी, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज डबल दैट द अर्थ एंड रेडियस इतना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4/3 पाई जी रो आर, यही तो होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर, सीधा आंसर आ जाएगा। द प्लैनेट हैव सेम डेंसिटी बट डिफरेंट रेडियस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम डेंसिटी डिफरेंट रेडियस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बड़े साइज पर स्मॉलर नहीं, ग्रेटर ऑन द लार्जर प्लैनेट, लार्जर प्लैनेट पे लार्जर होगा, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, ये पढ़ के आप सवाल नहीं सॉल्व करते, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझिए कि ये होता क्या है, ठीक है ना, डेफिनेशन रट के काम नहीं चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने तुमको क्या समझाया, सर आपने बताया तो था, आप बता ना क्या बताया, सर आपने बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ हाँ, तो यही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें हम एम मास को लेके आएंगे, तो किसी भी एक मास के फील्ड में दूसरे मास को इन्फिनिटी से उठा के, मान लो ये m1 मास है, ठीक है, दूसरे मास को इन्फिनिटी से उठा के, कहां से, इन्फिनिटी से उठा के इस मास के फील्ड में रखने पर जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। ये कुछ नहीं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एम मास या कोई m2 मास या कोई भी m0 मास, कोई भी मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी किसमें स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है। अब इसमें वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क डन भाई लिखना F डॉट डी आर, इंफिनिटी से r तक लाना है, बस डेल्टा यू में माइनस लगा है तो चलो ये तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे फोर्स लिखो, डिराइव करके लाओ, लेकिन डेरिवेशन अब मोमेंट पे मत पढ़ो, तुम इसका कंसेप्ट समझो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे दो चार्ज अगर कहीं रखा हुआ है Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे, तो इसका ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच की डिस्टेंस r। फोर्स में लिखते हैं K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, बस इसी क्रोनोलॉजी से तुमको याद हो जाएगा। K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, फोर्स में क्या लिखते हैं K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, फोर्स में क्या लिखते हैं K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखते हैं K Q1 Q2 बाई r। तो मासेज में बस होगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस G m1 m2 बाई r, माइनस क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, तो उसको वहां से यहां तक लाने में निगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो इसमें वर्क पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है माइनस G m1 m2 बाई r, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसमें, इन दोनों के सिस्टम। और ये हमेशा पेयर के लिए होता है, जोड़ा बनाना होता है। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है,
r डिस्टेंस पर रखा है तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई g, माइनस लगाना मत भूलिएगा, बस इसमें माइनस लगाना मत भूलिएगा। जैसे मान लीजिए m1 है, r डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट m2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस g m1 m2 बाई r। पहला सवाल है ये, ठीक है। दूसरा सवाल, अब इसमें पूरा एनालिसिस अब बाकी करेंगे, पहले हम पैटर्न देख लेते हैं, सवाल डायरेक्ट कैसे होते हैं वो देख लेते हैं, बाकी एनालिसिस करेंगे, उसका यूनिट बताऊंगा, उसका डिफरेंशियल फॉर्म बताऊंगा, उसका रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, सारी चीजें कहानी बताऊंगा। लेकिन जो उसका सवाल बनना है ना, बड़ा आसान टाइप से बनता है। देखो अब जैसे मान लो मैं 3 मास रख दूं, 3 मास रख दूं और पूछूं कि इसके पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कितना स्टोर होगा, तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा लिखना बहुत 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 आसान है। कैसे? तुमको जोड़ा बनाना है, बताओ, जोड़ा यहां भी बन गए और एक तुम, देखो ये m1 और ये m2 कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, हमेशा जोड़ा 2 का बनता है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के जोड़े का होगा माइनस g m1 m2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r, इसका जोड़ा बन गया। अब तुम जोड़ा बनाओगे इसका इसके साथ, सर इसका एक के साथ तो हो गया भाई, ये मल्टीपल जोड़ा बनाता है, 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो माइनस g इसका इसके साथ फिर जोड़ा बनेगा, m2 m3 है ये, m2 m3 बटा r। सर इसने इसके साथ भी बनाया, इसने इसके साथ भी बना लिया, हाँ, तो इसका इसके साथ भी बनेगा। अब देखो माइनस लगाना मत भूलना, जी एम वन इंटू ये हो जाएगा आपका m3 बटा यहां से यहां तक दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r और r 2r, तो ये आ जाएगा 2r। ले भाई, ले भाई, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सर तो गजब ही चीज है, हाँ गजब ही चीज है। यहां देख, तीसरा केस देख, मान ले मैं ऐसे रख दूं, ये मास m है, ये मास m है और ये मास m है, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो कितने जोड़े बनेंगे? सर इसके जोड़े देखें, इसका इसके साथ एक बनेगा, माइनस जी मास सेम है तो m इंटू एम एम स्क्वायर बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो l है, एक जोड़ा ये बन गया, माइनस जी m का m के साथ तो जी एम स्क्वायर बाई एल, फिर इसका इसके साथ तो जी एम स्क्वायर बाई एल, 3 जोड़ा बनेगा। सर कितने जोड़े बनेंगे कैसे डिसाइड होगा? जितना ज्यादा पार्टिकल होगा उतना जोड़ा बनेगा। तो सर ये तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ पेयर मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? तो ये होता है तुम्हारा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, जहां पे n है नंबर ऑफ पार्टिकल। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है ये तुमको देखने हैं, बस कितने नंबर ऑफ पार्टिकल ये देखने हैं। तो देखो इसमें 3 पार्टिकल थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो रखो यहाँ 3 इंटू 3 में से एक जाएगा 2, 2 से 2 कट गया 3 आया, 2 से 2 कट गया क्या आया? 3 आया, तो 3 पोटेंशियल एनर्जी के टर्म बने। ठीक है, यहां भी तुमको कितने बने थे? 3 बने थे। अब उसी तरीके से मैं तुमसे इसमें पूछूं, इसमें कितने बनेंगे बताओ, इसमें कितने बनेंगे? जैसे मैं स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मास रख दूं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म कितने बनेंगे? तो तुमको घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के जो टोटल पेयर बनेंगे वो बनेंगे 1 2 3 4, 4 पार्टिकल, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 बटा 2, 2 से 4 कटेगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 दूना 6, 6 पेयर बनेंगे। अब 6 पेयर कहां बनेंगे वो देखो, तो 6 पेयर बनेंगे इस मास का इसके साथ माइनस जी एम इंटू एम स्क्वायर बाई एल, माइनस इसका इसके साथ जी एम स्क्वायर बाई एल, इसका इसके साथ माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल, माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर बन गया करो, बोलिए 4 पेयर बन गए? हाँ सर 4 पेयर हमारे बन गए। उसके बाद इसका इसके साथ एक पेयर, इसका इसके साथ एक पेयर, एक और एक, 2 पेयर और बनेंगे, तो 2 पेयर लिख दीजिए, माइनस जी एम स्क्वायर बटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये एल है तो ये होगी √2l, तो यहां पर लिख देंगे हम √2l माइनस जी एम स्क्वायर बटा √2l, दैट्स इट। सर ये तो सेम टर्म है 1 2 3 4, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, सबको जोड़ देंगे तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल, हाँ लिख लेंगे, और ये माइनस माइनस देखो जी एम स्क्वायर बाई √2l, जी एम स्क्वायर बाई 2l, तो माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाई √2l ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है पेयर का, ये तो बड़ा आसान है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, एकदम ही आसान चीजें हैं होती हैं, एकदम आसान, डिट्टो, एकदम वेरी वेरी इजी, कोई इसमें टफ जैसी चीज है ही नहीं। अब यहां पे तुम नंबर ऑफ मास बढ़ा, अच्छा ये पोटेंशियल किस में स्टोर है? इस चारों मास के सिस्टम में, इस सिस्टम में स्टोर है। कई बार इसमें ऐसे सवाल भी पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं
आपसे सवाल ये पूछेंगे, जैसे मान लीजिए m मास है, m मास है, m मास है और m मास है। आपसे बोलेंगे कि एक m नॉट मास मैंने सेंटर पर रखा, साइड लेंथ ले, इस m नॉट मास में स्टोर एनर्जी बताइए पूरे सिस्टम की वजह से। मैं एक मास में स्टोर एनर्जी पूछ रहा हूं, तो पूरे सिस्टम का पूछ रहा हूं और एक मास में पूछने में फर्क है कि नहीं? पूरे सिस्टम में स्टोर एनर्जी कितनी हुई है और एक मास में स्टोर एनर्जी कितनी हुई है, ये पूछने में फर्क है कि नहीं? तो है। तो बताओ कितनी एनर्जी स्टोर होगी। सर इसको कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे इसका इसके साथ एक पेयर होगा, मतलब इसके फील्ड में होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगा, इसके फील्ड की वजह से होने में होगा, इसके फील्ड में होने की वजह से जो होगा और इसके फील्ड में होने की वजह से होगा वो एनर्जी। तो मैं अगर सिर्फ ये पूछूं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन m नॉट, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन m नॉट में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी? तो बोलोगे कि एक अगर साइड लेंथ l है तो ये डिस्टेंस होता है l/√2, ये और नॉट। हाँ सर, तो लिखोगे माइनस g, ये m और m नॉट, m और m नॉट बटा ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी l/√2, यस और नो। हाँ सर, और ऐसे कितने पेयर हैं? 4। मतलब ऐसे कितने मास है? 4। एक ही टर्म आएगा क्या? हाँ एक मास है ना, एक मास का वहां पे सारे बचे हुए मास की वजह से उस मास में कितना स्टोर एनर्जी है, सिस्टम की नहीं, सिस्टम की कितनी होगी? तो ऐसे देखो 1 2 3 4 5 है, तो सिस्टम में टोटल 10 टर्म होंगे, सिस्टम में टोटल 10 टर्म होंगे, जिसमें से एक ये वाला जो पहले ही बना था, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो छठा तो इन सब का एक दूसरे से जितना बन सकता है बन गया। उसके बाद 1 2 3 4, टोटल 6 और 4 10 टर्म बनेंगे। तो अगर तुमको सिस्टम का पूछे तो पहले इस दोनों का लिख लो, फिर इन दोनों का लिख लो, फिर इन दोनों का लिख लो, फिर इन दोनों का लिख लो, फिर तुम इस डायमीटर पे लिख लो, तो चारों कॉर्नर पे जो मास है उसके वजह से 6 टर्म आ जाएंगे। उसके बाद इसके मास की वजह से 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर, तो टोटल टर्म हो जाएंगे आपके 10, टोटल टर्म हो जाएंगे आपके 10। तो 10 टर्म का पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से 4 तो ये हो गए और अभी अभी जो 6 टर्म आपने लिखा था ये वाले आ जाएंगे, 6 टर्म अभी अभी जो आपने लिखा था इसमें ये वाले आ जाएंगे। तो बताओ यहां पर तुमको कोई दिक्कत? क्या तुम आराम से पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे? कैसे बताएं सर, जोड़ा बनाना है? हाँ सर, अगर मान लो पॉइंट मासेस हैं कितने भी रखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो हम लिख ही लेंगे सर, लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर एंड पॉइंट मास हो तो उसमें आएगा आपको मजा। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट मास एंड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, पॉइंट मास और सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो? तो देखो ये सॉलिड स्फीयर है, हाँ, सॉलिड स्फीयर का टोटल मास हम उसके सेंटर पे ही मानते हैं क्या? सॉलिड स्फीयर का टोटल मास उसके सेंटर पे ही मानते हैं क्या? यस और नो? सॉलिड स्फीयर का टोटल मास क्या हम सेंटर पे मानते हैं क्या? सर ये डिपेंड करता है कि मैं एनालिसिस कहां करनी है। अगर मैं बाहर से बैठ के कहीं सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर को देख रहा हूं बाहर से, मुझे यहां पे कुछ भी एनालिसिस करनी है, तो इस पूरे सॉलिड स्फीयर का स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा मास को मैं सेंटर पे मान सकता हूं। अगर मुझे बाहर में कहीं कोई एनालिसिस करनी हो तो, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, अगर मुझे बाहर में कहीं कोई एनालिसिस करनी हो तो सॉलिड स्फीयर का पूरा मास मैं उसके सेंटर पे मान सकता हूं। अब मान लो कि सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है m, रेडियस है r, यहां पे मैंने सेंटर पे मास मान लिया। अब इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास मैंने यहां रखा। इन दोनों में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी बोलिए क्या होगा? कुछ नहीं करना, माइनस तो हर जगह लगाया हूं ना मैं भाई, माइनस हर जगह लगाया, माइनस हर जगह लगाया। बताओ यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो माइनस g, इस पूरे सॉलिड स्फीयर का मास m, इसका मास m नॉट, और इस पूरे का मास अगर सेंटर मानोगे तो ये डिस्टेंस आ रही है। बोलिए सर आसान हो मास्टर, यस, ये पोटेंशियल एनर्जी आपका हो। सर सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, हाँ, अगर 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 यही सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर अगर मास रखा है तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सॉलिड स्फीयर का मास इतना, सरफेस पर मास रखा है, सर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जी कैपिटल एन m नॉट बटा। बताओ यहां पे सेंटर से डिस्टेंस इसका स्मॉल r है, यहां से सेंटर से डिस्टेंस इसका कैपिटल होगा अगर सरफेस पर मास रख दोगे तो। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, जिससे आप 10 साल में कम से कम 3 सवाल आए, तो पक्का हाँ दिखा दूंगा। 2016 में, 19 में, 22-23 में 2-3 सवाल आए हैं। क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। फिर से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम
आपको 1 सेकेंड में समझ आएगा, और सिर्फ ओनली 1 सेकेंड, यस 1 सेकेंड में आपको ये पूरा समझ। क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। सुनिएगा, अर्थ ये रहा। सर अर्थ भी तो स्फेरिकल होता है। हाँ वही तो बात है गुरु, अर्थ भी क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो ये तुम्हारा अर्थ है, मैं टाइम देख रहा हूं कि ज्यादा ना हो जाए, और ये रेडियस है, टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, ये रेडियस है, ये सेंटर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात बता, क्या? एक बात बता, अर्थ के सरफेस पे कोई स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो बोलेगा अगर सरफेस पे रखा है तो माइनस जी, ये अर्थ का मास कैपिटल एम हम यहां मान लेंगे सेंटर पे, सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल एम बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस कैपिटल आर, मान लेंगे सर एट सरफेस। अगर मास सरफेस पर, अगर इसी मास को धीरे धीरे एच हाइट पर उठा के ले जाएंगे तो अब इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब मास एच हाइट पे है? तो सर माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटा आर प्लस एच हो जाएगा गुरु जी। हाँ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, तो जब अर्थ के सरफेस से एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को मैं एम नॉट मतलब अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे जब मैं ले गया तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये रही माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल, जैसे फोर्स लिखते थे तो आर स्क्वायर करते थे और पोटेंशियल में आर कर रहे हो, बस यहाँ पे माइनस लगा रहा हूं। माइनस का सिग्निफिकेंस है कि अट्रैक्टिव फोर्स जब ये स्टेबल सिस्टम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, जब ये स्टेबल सिस्टम होता है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, बस ये बात है। हाँ, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, स्टेबल सिस्टम होता है, अट्रैक्टिव मतलब मास को छोड़ोगे तो पास आ जाएंगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आती है। तो जैसे तुम फोर्स में लिखते थे जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स में क्या लिखते थे? जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स में क्या लिखते थे? जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी में लिखोगे जी m1m2 बाई आर माइनस। चलो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर प्लस एच। हाँ सर आर प्लस एच, कोई टेंशन नहीं है, माइनस इस फॉर्मूले का, ये तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस फॉर्मूले का, फिर यहां पे ये माइनस टर्म के साथ लिखोगे तो प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर आ जाएगा। अब यहां पे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम को कॉमन निकाल लो, नहीं जी कैपिटल एम स्मॉल एम को कॉमन निकाल लो, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन निकलेगा तो यहां पे 1 अपॉन आर बचेगा, माइनस ये कॉमन निकलेगा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच बनेगा। यहां से जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर रखो, एलसीएम ले लो आर इंटू आर प्लस एच, तो ये आर प्लस एच यहां एलसीएम लिया, माइनस तुम्हारा क्या होगा आर, आर से आर कट गया। हाँ, ये क्या बचा देखो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच डिवाइडेड बाई आर बाहर निकला हुआ है आर प्लस एच, ये टर्म है। अब एक काम करो, क्या कैपिटल आर बाहर निकालो, तो ये तुम निकाल सकते हो जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है सर, ये यहां से कैपिटल आर बाहर निकलेगा तो एक आर पहले से था तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 और यहां पे आ गया तुम्हारा एच बाई आर। क्या ये टर्म बना? हाँ, वैसे तुम्हारा आंसर यही तक करना था, यही तक करना था, ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा आया है क्या, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर को मैं जी नॉट लिख दूं, याद करो जी नॉट नहीं था, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर अर्थ सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, हाँ सर ये जी नॉट है, अच्छा एच ऊपर आ रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा जी नॉट इंटू एम एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो ये आप यूज कर सकते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है आपका जी नॉट एम एच बटा 1 प्लस एच बाई आर। सर अर्थ सरफेस से एच हाइट पे ले जाते तो एमजीएच होता है, हाँ एमजीएच होता है, लेकिन वहां पे कम हाइट पर ले जाते हो तब, इफ एच इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल आर, अगर आर की वैल्यू आपकी बहुत कम हो, मतलब सॉरी हाइट की वैल्यू आपकी बहुत कम हो, जिस हाइट पर ले जा रहे हो वो बहुत छोटा हाइट हो, बहुत छोटा हाइट हो मतलब आर बहुत बड़ा एच बहुत छोटा है, तो आर बहुत बड़ा एच बहुत छोटा है तो ये एकदम नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब टेंस टू जीरो हो जाएगा ना ये। जैसे मान लो हाइट में लेता हूँ 10 मीटर और रेडियस है 6400 किलोमीटर, एक बात बताओ 10 मीटर के कंपेयर में क्या 6400 किलोमीटर बहुत हुआ ना, किलोमीटर है ये मीटर है, उस केस में जीरो हो जाएगा तो देखो एमजीएच आ गया, तो देखो प्रूफ हो गया, ये भी क्या प्रूफ हो गया कि अर्थ सरफेस से एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है एमजीएच, ये प्रूफ कर दिया मैं, इसकी जरूरत नहीं थी बट मैं तुमको एकदम कंसेप्चुअली सिखाना चाहता था कि आखिर हम एमजीएच कैसे लिखते हैं। चल मैं फिर से बताता हूँ, सॉरी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं फिर से बताता हूँ। ये अर्थ है, हाँ अर्थ का पूरा मास सेंटर पे मान सकते हो, हाँ
पूरा मास सेंटर पे माना, अर्थ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो जब अर्थ सरफेस पर ऑब्जेक्ट था उस समय उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी अर्थ मास सिस्टम की वजह से, मतलब अर्थ मास सिस्टम के पेयर में कितनी एनर्जी स्टोर, इस मास में एनर्जी स्टोर थी U बराबर माइनस जी, पहला मास दूसरा मास दोनों का पेयर। ये देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए वैलिड होता है। तो पूरे मास को सेंटर पे मानो, ये r डिस्टेंस है तो होगा जी एम स्मॉल एम बाई आर। अगर आप इसी मास को यहां ले गए तो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो गई r प्लस एच। तो इस मास को यहां रखोगे, इस मास को सेंटर पर मानोगे तो r प्लस एच माइनस फॉर्मूले के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो ये लगा रहा हूं, माइनस जी m1 m2 बाई डिस्टेंस, बस वही तो लिखा है। एच हाइट पर है तो अर्थ के सेंटर से r प्लस एच हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर जाने पर पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, तो ये तुम लिख पाओगे तो तुम डायरेक्ट सवाल सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी सवाल 2019 2016 2023 का करके दिखाऊंगा। लेकिन इसको मैंने एनालिसिस भी करता हूं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी आ रही माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर प्लस एच, और यहां पे माइनस फॉर्मूले का और इनिशियल पोटेंशियल रखोगे तो ये आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं जी कैपिटल एम स्मॉल एम, तो ये आएगा तुम्हारा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। एलसीएम ले लो, जी कैपिटल एम, एक काम करो ना, जी कैपिटल एम का कन्वर्जन तुमको कराया हुआ मैंने, जी नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, इसको लिख दो स्मॉल एम इंटू, यहां से लोगे तो आर इंटू आर प्लस एच आ जाएगा। हाँ सर, ये हो जाएगा तुम्हारा आर प्लस एच माइनस आर से आर कट गया, तो ये आ रहा है जी नॉट आर स्क्वायर इंटू एम, यहां से आर कॉमन निकाल लो, ऊपर में एच यहां से आर कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर आपका बना है। अब यहां से देखो तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आएगा एम जी नॉट एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। अगर तुम्हारा हाइट 10 किलोमीटर टाइप है जो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में अगर ये 10 मीटर है 6400 किलोमीटर, तो लगभग जीरो हो जाएगा, तो ये एम जी एच आ जाएगा। अब नीट 2023, नीट 2023, 19 और 16 का सवाल, 3 बार सवाल रिपीट हुआ, 3 बार, और भी साल में हुए होंगे क्या। इफ पॉइंट मास m taken to the surface of earth to height h is equal to 2r from surface 2r from surface, then find change in potential energy, then find delta u। तो सीधा तुमको अगर फॉर्मूला पता है डेल्टा u बराबर एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर, तो लिख सकते हो एम जी एच की वैल्यू कितना है 2r डिवाइडेड 1 प्लस एच की वैल्यू 2r बटा आर से आर कट गया तो 2mgr बटा 3। हालांकि इससे करने की जरूरत नहीं है। बताओ इनिशियली अर्थ के सरफेस पर था, हाँ, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर लिख सकते हो। हाँ, उसके बाद फाइनली कहां ले गए, टेकन टू द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h बराबर 2r, हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से 2r है तो सेंटर से डिस्टेंस हम लेते हैं, तो जगह माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 3r। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 3r माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहां से जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर निकाल दो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर बाहर निकालोगे, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस 1/3। इसको तुम लिख सकते हो जी आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर कटेगा, जी आर बचेगा ऊपर, जी नॉट आर स्मॉल एम इंटू एक में से 1/3 जाएगा, 3 एलसीएम लोगे, 3 में से 1 2/3, 2/3 mg, देखते 2/3 mg, 2/3 mg, 2/3 mg, दोनों केस में वही आए। चलो आज का लेक्चर वैसे भी थोड़ा हेवी हो गया, खूब सारे सवाल मैंने तुमको कराए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब तुम्हारा बचा थोड़े से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताऊंगा, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन एंड केपलर्स लॉ। ये आराम से तुम्हारा 1.5 घंटे में हो जाएगा। पहले आधे घंटे में मैं बता देता हूं अच्छे से तुमको, पहले आधे घंटे में सीओएमई, दूसरे आधे घंटे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट सिस्टम का, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इलेक्ट्रोस्टैट के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं चाहो तो तुमको पढ़ा दूंगा, लेकिन वो एकदम इलेक्ट्रोस्टैट का कॉपी है, वहीं पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी जो इसमें नया है जो अलग है वो पढ़ लो।
तो इसमें सीओएमई के सवाल, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन और केपलर्स लॉ। हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैं करा ही दूंगा, चलो कोई बात नहीं। तुम दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो और समझ आएगा, लेकिन वो तभी पढ़ना चाहिए जब इलेक्ट्रोस्टैट आप पढ़ चुके। लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। मैं तुमको पढ़ा दूंगा सीओएमई के कुछ सवाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वही सैटेलाइट मोशन एंड केपलर्स लॉ, ये आराम से कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। टॉपिक आसान लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।